हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेके एसएसबी के एक पेपर के बारे में जो इसी साल कंडक्ट किया गया है एंड द पोस्ट वाज लेबोरेटरी असिस्टेंट। ठीक है, बहुत ही एक अच्छा इंपॉर्टेंट पेपर है। ठीक है, और ये जो पेपर है इसमें बहुत सारे जीएस के बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत सारे, और इसलिए हम इसको डिवाइड करेंगे टू पार्ट्स में। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे टू पार्ट्स में। तो आज ये पार्ट फर्स्ट है जिसमें नियर अबाउट हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके साथ, और नेक्स्ट में नियर अबाउट 40 क्वेश्चन है तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, और जितने भी एडिशनल फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो उनको अपनी नोट्स में ऐड करना है आपको। और फाइनली जो वीडियो है लाइक करना है, कमेंट करना है, देन आल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो आ जाओ यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए फॉरेस्ट कंजर्वेशन मेथड और स्ट्रेटजी दैट इन्वॉल्व्स द कंप्लीट प्रोटेक्शन ऑफ सिलेक्टेड फॉरेस्ट एरिया एंड एक्सक्लूडिंग ऑल ह्यूमन यूज इज नोन एज। देखो, एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन स्ट्रेटजी है। ठीक है, डेट मीन्स वो स्ट्रेटजी जिसको हम यूज कर रहे हैं, किस चीज को, टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। लेकिन अब इसमें क्या है, इसमें ये जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज है वो बिल्कुल बंद है। ठीक है, वो बिल्कुल अबेंडोनेड है ना। वो है टू से उस फॉरेस्ट कंजर्वेशन स्ट्रेटजी को क्या कहते हैं, एंड दैट इज स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व्स। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें एक प्लेस को प्रोटेक्टेड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, प्रोटेक्टेड बनाया जाता है, लेकिन वहां पे हाई लेवल ऑफ क्या होती है, प्रोटेक्शन होती है। दैट मीन्स कोई भी एक्टिविटी वहां पे परफॉर्म नहीं की जाएगी, और ये प्लेसेस आईयूसीएन नोटिफाई कर रही है। तो इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन क्या है, कौन सी फॉरेस्ट कंजर्वेशन स्ट्रेटजी है, दैट इज द स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व्स। ये एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन स्ट्रेटजी है जिसमें कंप्लीट 100% है प्रोटेक्शन मिल रही है उस एरिया को जिसको नोटिफाई किया जाएगा अंडर दिस मेथड। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल साइंस प्राइमरली फोकसेस ऑन। एनवायरमेंटल साइंस या एनवायरमेंटल स्टडीज किस चीज पे बेसिकली फोकस कर रहा है, उसका गोल क्या है, कौन सी फर्स्ट प्रेफरेंस है किस एनवायरमेंटल साइंस में या एनवायरमेंटल स्टडीज में, बताओ। तो इसमें जो हम एनवायरमेंटल साइंस जो है उसमें हम मेनली फोकस कर रहे हैं किस पे, डेट इज द ह्यूमन इम्पैक्ट। ह्यूमन इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे कैसा है और कितना है, एंड द नेचुरल प्रोसेसेस पे कितना इम्पैक्ट है ह्यूमन का। देखो, ये जो ह्यूमन बींग्स है, हम सभी बहुत ही एक बैड इन्फ्लुएंस या एक बैड इम्पैक्ट कर रहे हैं अपने एटमॉस्फेयर को। दैट मीन्स वी आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ आवर एनवायरनमेंट प्लस आवर वेजिटेशन। दोनों चीजें हम अपने पर्सनल यूज के लिए इन चीजों को अब कर रहे हैं, हम इनको तबाह कर रहे हैं। ठीक है, राइट। लेकिन ये जो एनवायरनमेंट, एक ह्यूमन बीइंग किस तरह एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रहा है। देखो, बहुत सारी एक्टिविटीज, एक इंसान बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर देता है फॉर द सस्टेनिंग लाइफ, अपनी लाइफ गुजारने के लिए बहुत सारे वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उन चीजों से कितना इंपैक्ट पड़ जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में, एक दो हम देखेंगे, फिर देखेंगे कि कितना इंपैक्ट उनसे पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। सपोज कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई पर्सन है, उसने स्टार्ट किया कमर्शियल एग्रीकल्चर। वो चाहता है कि मैं यूज करूं फर्टिलाइजर्स, जिससे मेरी प्रोडक्शन होगी, ज्यादा होगी। उससे ऑलरेडी हो जाएगा, सॉइल खराब हो जाएगी, हमारे जितने फैक्ट्रीज में ज्यादा फर्टिलाइजर्स बनने जाएंगे तो उतना एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह कैटल रियरिंग, ओवर ग्रेजिंग हम कर रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग। ठीक है, या अर्बनाइजेशन, जिससे हम अपनी जो सिटीज एक्सपेंड कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हम बढ़ा रहे हैं डे टू डे, जिससे डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ जाता है किन पे, फॉरेस्ट पे। हम डिफॉरेस्ट्रेशन कर रहे हैं, और डिफॉरेस्ट्रेशन इज द डायरेक्ट कॉज ऑफ दिस एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक है, तो एनवायरमेंटल स्टडीज हमें बता रही है कि कितने ह्यूमन इम्पैक्ट है किस पे, एनवायरमेंट पे, और जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस है इन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो वही चीजें हम स्टडी कर रहे हैं इस एनवायरमेंटल साइंस से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही अच्छा पेपर है ये, बहुत ही अच्छी लेवल है इस पेपर की। ठीक है, ध्यान से पढ़ लेना इसको, जितने भी एडिशनल है समझने की कोशिश करो इस पेपर को। ठीक है, और ऐसे ही एनवायरमेंट का फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड लाइफ गार्ड का एग्जाम है उसमें एक पोर्शन ऐसा है, हो सकता है कि इसी तरह आपसे वहां पे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए इन चीजों को समझो। ठीक है,
तब जाके ये क्वेश्चन आपको वहां पे हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, ऐसे नहीं मुझे ये आता है ये आंसर होगा ये आंसर, ये नहीं करना है। ठीक है, समझो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, और इसके आसपास जितने भी फैक्ट्स हो उनको देखने की कोशिश करो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड ए कोर प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। एनवायरमेंटल साइंस में इनमें से कौन सा एक कोर प्रिंसिपल नहीं है, बताओ। जो हम इथिकल कंसिडरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उसका कोई वैल्यू नहीं है किसमें, एनवायरमेंटल डिसीजन मेकिंग में। दैट मीन्स इथिकल कंसिडरेशन को कोई जगह ही नहीं है एनवायरमेंट के मैटर्स में। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। रेस्ट वन दीज आर रिलेटेड विद द एनवायरमेंटल। ठीक है, तो इन चीजों को याद रखना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स एन इकोसिस्टम। इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर रहा है किसको, इकोसिस्टम को। इकोसिस्टम है क्या, बेसिकली ये क्या है, ये एक इंटरेक्शन है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन ए पर्टिकुलर एरिया। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। देखो यहाँ पे सपोज ये हमारा इंडिया है, ठीक है, इसकी हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा इंडिया है, यहाँ कोई जियोग्राफिक एरिया है। तो इस जियोग्राफिक एरिया में हमें क्या लिविंग थिंग्स भी देखने को मिलते हैं। लिविंग थिंग्स कौन कौन से, प्लांट्स देखने को मिलते हैं, एनिमल्स देखने को मिलते हैं, बैक्टीरियाज देखने को मिलते हैं, ह्यूमन बींग्स देखने को मिलते हैं। और इसी जियोग्राफिक एरिया में हमें क्या नॉन लिविंग थिंग्स भी देखने को मिलते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स सपोज एयर है, वाटर है, सनलाइट है, सॉइल है। देखो अगर ये लिविंग थिंग्स यहां पे थे, अगर ये चीजें यहां पे नहीं होंगे, बताओ यहां पे एग्जिस्ट इंसान कर सकता था या नहीं कर सकता था, तो नहीं कर सकता था। दैट मीन्स बोथ आर डिपेंडेंट टू वन अनदर। ये आपस में दोनों क्या डिपेंडेंट है, इसीलिए ये इंटरेक्शन है। इकोसिस्टम को हम कहते हैं ये एक इंटरेक्शन है किनके दरमियान, लिविंग थिंग्स के दरमियान एंड नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान एक पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, राइट, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आजा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर द डिप्लीशन ऑफ नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज कौन है, नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज आर द दोज रिसोर्सेज जो दोबारा नहीं बन सकते हैं, जो दोबारा प्रोड्यूस नहीं हो जाएंगे, या अगर हो भी गई लीस्ट चांसेस है वो दोबारा बन जाएंगे, लेकिन वो बहुत सारा टाइम उसमें ले लेंगे, फॉर्मेशन में वो बहुत सारा टाइम ले लेंगे। सपोज हम एग्जांपल लेंगे नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम, क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल है, ये रिन्यू नहीं हो जाएंगे। ठीक है, एक बार ये खत्म हो गए फिर ये दोबारा नहीं बन जाएंगे। लेकिन प्राइमरी रीजन क्या है इनका डिप्लीशन का प्राइमरी रीजन क्या है, बेसिक रीजन क्या है कि ये डे टू डे क्या एक तो डिक्लाइन होते हैं, इनका डिक्लाइन डे टू डे रैपिडली होता है। बताओ क्या है इनका, ओवर पॉपुलेशन अगर हम देखेंगे ये भी एक काज है। ठीक है, लेकिन प्राइमरी हमें बताना है, क्योंकि जितना पॉपुलेशन क्या इंक्रीज हो जाएगा उतने क्या जो रिसोर्सेज है उन पे ज्यादा असर पड़ जाएगा। इनसफिशिएंट टेक्नोलॉजी से वेस्टेज ज्यादा होगा, ओवर कंजप्शन से भी ये भी एक रेस्पॉन्सिबल है। तो पॉलिटिकल इश्यूज की तो छोड़ो, तो इसमें से जो मेन है डेट इज द ओवर कंजप्शन। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे पेट्रोल की। आप अगर देखोगे कि अपने गांव में ऐसा कोई घर नहीं है जहां पे आपको या तो आपको स्कूटर देखने को मिलेगा या तो आपको कोई गाड़ी देखने को मिलेगी। और अगर किसी इंसान को क्या 1 किलोमीटर तक जाना होगा वो गाड़ी प्रेफर कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये ओवर कंजप्शन है, क्योंकि इस 1 किलोमीटर तक एक बंदा पैदल भी जा सकता था। ठीक है, लेकिन जो ये इंसान एक क्या अपने कंफर्ट के लिए ओवर कंजप्शन और सबसे ज्यादा यूज कर रहा है इन क्या नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज को, ये रेस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, डिप्लीशन के लिए। ठीक है, तो ओवर कंजप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स इज मोस्ट लाइकली टू कॉज द एसिड रेन। इनमें से कौन सा एक पोल्यूटेंट है जिसकी वजह से क्या एसिड रेन बन जाता है, बताओ, करो आंसर। दैट इज द नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड। क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां पे देखो ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड है ये रिलीज हो जाता है जब हम बर्न कर देते हैं फॉसिल फ्यूल्स को।
फॉसिल फ्यूल्स को जब हम बर्न कर देते हैं तो वहां से ये नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड क्या वहां से रिलीज हो जाता है, और फिर क्या हो जाता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर होता है, और इसके अलावा क्या क्या होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, और जो ऑक्सीजन भी होता है ना, ऑक्सीजन होता है, और अलग अलग केमिकल्स वहां पे होते हैं, तो ये इनके साथ क्या होता है, ये उनके साथ कंबाइन हो जाता है, और फिर ये पार्ट बन जाते हैं बैड ओजोन का, फिर ये पार्ट बन जाते हैं बैड ओजोन का, और जब फिर बारिश आती है आसमान से तो ये चीजें उसके साथ धरती पे उतर जाते हैं, तो एंड दैट रेन को हम क्या कहते हैं, एसिडिक रेन, क्योंकि उसमें बहुत सारे एसिड्स होते हैं, ये पोल्यूटेंट्स होते हैं, ठीक है, राइट। और ये जो रेन वाटर है, जो प्योर रेन वाटर है, इसका पीएच वैल्यू क्या है, नियर 5.6, लेकिन ये जो एसिडिक रेन है इसका बिलो 5 है। आप देखो डिफरेंस कितनी है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्या है, विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड टू रिमूव ऑयल फ्रॉम वाटर ड्यूरिंग ऑयल स्पिल रेमेडिएशन। देखो क्या होता है कि मेनली जो ये ऑयल ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ये ओशन से भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सपोज क्या कोई हमने ओशन से क्या ट्रांसपोर्ट किया है ऑयल, और किसी जिसमें हम टैंक में इसको रखते हैं वहां से क्या लीकेज उसमें हुई थी, एंड दैट ऑयल किसके साथ ऐड हुआ, किसके साथ मिक्स हुआ, वाटर के साथ, ये वाटर के साथ मिक्स हुआ। अब हमें बताना है कि वो कौन सी मेथड है जिससे हम वाटर से डिवाइड कर रहे हैं इस ऑयल को, एंड दैट इज द सिकमिंग एंड बूम्स। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एक ऐसी मेथड है जिससे हम क्या अलग अलग कर रहे हैं, वाटर एंड और किसको, ऑयल को, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, द कार्बन क्रेडिट सिस्टम अलाउज कंट्रीज टू, करो आंसर इसका। कार्बन क्रेडिट सिस्टम अलाउ करता है कंट्री को क्या, बताओ, रिसीव क्रेडिट्स फ्रॉम द यूएन फॉर रिड्यूसिंग इमिशंस। देखो यहां पे क्या है, ये जो यूएन है, यूनाइटेड नेशंस है, इसने क्या क्रेडिट सिस्टम यूज किया है, किस चीज के लिए, कि जो भी कंट्री पार्टिसिपेट करेगी किस चीज को कम करने के लिए, ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन, जो भी कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करेगी या इस पे काम करेगी तो उसको क्रेडिट्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट सही है, ठीक है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसका, नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो एक प्रोसेस है जिससे नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है अमीनो एसिड से नाइट्रेट से या नाइट्रेट से, ठीक है। तो इसका हमें करेक्ट सीक्वेंस बतानी है, बताओ। देखो नाइट्रोजन गैस हमारे पास होता है, और इस प्रोसेस से फिर ये कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया में, फिर नाइट्राइट्स में एंड फिर नाइट्रेट्स में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्या है, आ जाओ यहां पे। नेक्स्ट इज ए क्लाइमैक्स कम्युनिटी इन एन इकोलॉजिकल सक्सेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय। एक कम्युनिटी में एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी होती है। क्लाइमैक्स कम्युनिटी का मतलब क्या है, ये फाइनल स्टेज होता है, फाइनल स्टेज ऑफ ए स्पीशी, चाहे वो प्लांट का हो, मेनली हम प्लांट्स की बात इसमें कर रहे हैं, ठीक है। और इस इकोलॉजिकल सेक्शन में क्या खुसूसियत है इस क्लाइमैक्स कम्युनिटी का, बताओ। यहां पे होती है हाई लेवल ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड स्टेबल कंपोजिशन। देखो यहां पे आप समझो, सपोज कि ये हमारे पास लैंड है, क्या है, लैंड है, और इस लैंड में फिर क्या छोटे छोटे ग्रास उगना शुरू हुआ, ठीक है। ग्रास के साथ साथ और क्या होगा, बैक्टीरियाज होंगे छोटे छोटे, ठीक है, और लाइकन्स होंगे, और टिनी प्लांट्स होंगे, और ये प्लांट्स फिर चेंज हो जाएंगे नेक्स्ट स्टेज में, ठीक है। तो ये बन जाएंगे प्लांट्स, और फाइनल का जो ये स्टेज इनका होगा डेट विल बी द ट्रीज। ये ट्रीज में ये कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये जो ट्रीज होंगे, एक तो होगी यहाँ पे स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड ये स्टेबल भी हो जाएंगे, ठीक है, राइट। जब हम एनवायरनमेंट की सीरीज स्टार्ट करेंगे तो उसमें से आप ये आराम से समझोगे, ठीक है, राइट। क्योंकि
आजकल तो पीपीटी इमेजेस थ्रू ज़्यादा जनरेट होती है, तो उससे इंसान ज़्यादा समझता भी है, ठीक है। तो उस टाइम को इसको देख लेंगे, ठीक है, याद रख लेना इस चीज़ को। आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट इज एन इकोटोन इज बेस्ट डिफाइंड एज। एक इकोटोन की मीनिंग क्या है, क्या डिफिनीशन है इस चीज की, बताओ। ये एक ट्रांजिशन एरिया होता है बिटवीन क्या, लैंड एंड वाटर, ठीक है, या लैंड इकोसिस्टम या वाटर इकोसिस्टम के बीच में ये एक ट्रांजिशन एरिया होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, द मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व बाय यूनेस्को वाज स्टार्टेड इन विच ईयर। ये मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम यूनेस्को ने कब स्टार्ट किया था, तो इसको स्टार्ट किया गया था 1971 में, ठीक है। और इंडिया में जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व्स है, बायोस्फीयर रिजर्व्स है, वो कितने हैं टोटल, 18। और इन 18 में से 12 इसी कैटेगरी के हैं, MAB मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के। और ओल्डेस्ट कौन सा है इंडिया में, दैट इज द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। और इसको सबसे पहले क्या MAB में क्या किया गया था, इंक्लूड किया गया था इन द ईयर 1986 में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। तो आंसर क्या होगा, 1971, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज विच अमंगस्ट द फॉलोइंग इज ए हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ये वो रीजन्स होते हैं जहां पे हमें सबसे ज्यादा क्या स्पीशीज देखने को मिलती है, दैट मीन्स द रिच स्पीशीज, रिचनेस ऑफ स्पीशीज यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। और इंडिया में एक नहीं 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है। एक तो हो जाएगा वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। सेकंड पे हो जाएगा हिमालयाज, थर्ड पे होगा जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, इसको हम कहते हैं इंडो बर्मा वाला पार्ट जो है, ठीक है। और फोर्थ पे हो जाएगा क्या, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो इनमें से कौन सा है, डेट इज द वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, विच टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन मध्य प्रदेश इज नोन फॉर प्लेइंग ए की रोल इन इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर इन इंडिया। इनमें से वो कौन सा एक टाइगर रिजर्व है इंडिया में नहीं सॉरी मध्य प्रदेश में, जो मेनली नोन है किस चीज़ के लिए, कि वहाँ पे हमें इंक्रीजिंग पॉपुलेशन देखने को मिलती है बंगाल टाइगर में, दैट इज द कान्हा टाइगर रिजर्व। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि प्रोजेक्ट टाइगर की जिसको लॉन्च किया गया था 1973 में, कहाँ से, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कहाँ पे लोकेटेड है, उत्तराखंड में, ठीक है। और इस नेशनल पार्क को हम क्या कहते थे पहले, हेलेज नेशनल पार्क। दिस इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, जिसको बनाया गया था 1936 में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। रेस्ट वन जो है ये भी MP में ही लोकेटेड है। तो यहाँ से आप ये भी देखोगे कि MP में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हमें देखने को मिलते हैं, इनको याद रखना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज विच इकोसिस्टम हैज द मैक्सिमम बायोमास। किस इकोसिस्टम में हमें सबसे ज्यादा बायोमास देखने को मिलता है, बताओ। दैट इज द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, क्योंकि यहीं पे क्या हमें एनिमल्स भी देखने को मिलते हैं, उनके वेस्ट्स भी देखने को मिलते हैं, प्लांट वेस्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। तो यहीं से सबसे ज्यादा बायोमास जनरेट होने के चांसेस है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज विच प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन ग्लोबली। कौन सी एक इंटरनेशनल ट्रीटी साइन की गई थी, किस चीज के लिए, हमें क्या ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशंस, डेट मीन्स ग्रीन हाउस गैसेस को क्या करना है, हमें कम करना है, इनका यूज हमें कम करना है, ठीक है।
तो ये किसका मोटिव था बताओ? डेट वाज द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसमें बात की गई है कि हमें क्या करना है, जिन चीज़ों से ग्रीन हाउस गैसेज ज़्यादा निकल रहे हैं क्या उनका इमिशन कम होना चाहिए। ठीक है, उन चीज़ों को हमें क्या कम यूज़ करना चाहिए। और ये जो ग्रीन हाउस गैसेज है दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब ये जो ट्रीटी ये साइन की गई थी 1987 में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। ये हमने किया है, नाउ दिस वन। आ जाओ नेक्स्ट पे। विच आर द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर मैनेजिंग हजार्डियस ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स इन वेस्ट वाटर। इनमें से कौन सी एक प्रोसेस है जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है किस चीज़ के लिए, मैनेज करने के लिए जो हजार्डियस खतरनाक ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स होते हैं वेस्ट वाटर में, तो उनको मैनेज करने के लिए कौन सी प्रोसेस यूज़ की जाती है? डेट इज द एडवांस्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज विच रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स। बताओ कौन सा है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, हमें बताना है जो कॉमनली एसोसिएटेड है न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स के साथ। डेट इज द सीसियम 137। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज द मिनीमाटा डिजीज first discovered in Japan was caused by the environmental pollution of। मिनीमाटा डिजीज ये एक ऐसी डिजीज है जिससे क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इससे हो जाता है। ठीक है, और फर्स्ट टाइम ये डिस्कवर की गई थी जापान में 1956 में। और ये किसकी कंजप्शन से होता है? तो डेट इज द मिथाइल मरकरी। ये होता है कंजप्शन ऑफ मिथाइल मरकरी से। ठीक है, राइट, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ पोल्यूशन इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द इंक्रीज ऑफ ट्रोपोस्फेरिक ओजोन लेवल्स। इनमें से कौन सा एक क्या पोल्यूटेंट है रेस्पॉन्सिबल किसके साथ, जिससे इंक्रीज होता है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन लेवल? देखो ओजोन जो है वो हमारे पास दो टाइप के हैं। ओजोन दो टाइप के, एक तो होता है बैड ओजोन, एक होता है गुड ओजोन। ये जो गुड ओजोन है ये हमें देखने को मिलता है स्ट्रेटोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में। और ये गुड ओजोन हमें प्रोटेक्ट कर रहा है हार्मफुल रेडिएशन से, हार्मफुल रेडिएशन से जो इमिट होती है सन से। ठीक है, जिनको हम यूवी रेज भी कहते हैं। ठीक है, तो हो गया। देन नाउ द बैड ओजोन, ये क्या होते हैं? मिक्सचर ऑफ पोल्यूटेंट्स, मिक्सचर ऑफ पोल्यूटेंट्स जो ट्रोपोस्फीयर में क्या लोकेटेड है। ठीक है, और जो इस गुड ओजोन की लेंथ ब्रेड्थ है उसको हम मेजर करते हैं डॉब्सन यूनिट्स में, डॉब्सन यूनिट्स में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। ठीक है, नाउ हमें बताना है कि ये बैड ओजोन जो क्या जमा होता है कहाँ पे? ट्रोपोस्फीयर में। तो कौन से मेजर गैसेस हैं या पोल्यूटेंट्स है जो रेस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए? तो एयर पोल्यूशन फ्रॉम द वेहिकुलर इमिशंस। देखो जो व्हीकल से जितना भी धुआं वगैरह निकलता है तो वो मेनली रेस्पॉन्सिबल है इस बैड ओजोन के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डू द सब्सक्राइब एंड देन यू विल शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और पार्ट 2 में हम अदर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे रिगार्डिंग द जीएस। ठीक है, राइट, तो थैंक यू सो मच।